विज्ञान साथियों, मैं अक्षय जैजानिया आप सभी का अपनी हिंदी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एक पिछली कक्षा में आप सभी को सामान्य परिचय पढ़ाया था हिंदी का। आज हम उससे आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आज व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। व्याकरण के बारे में अध्ययन करने से पहले थोड़ा हिंदी के बारे में और जान लेते हैं। किसी भाषा को अगर आप लिख रहे हैं तो किस लिपि के अंतर्गत लिख रहे हैं, यानी कि किस शैली में लिख रहे हैं, तो उसके बारे में जानने। जैसा हमारी हिंदी है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। राइट, इसको लिखने के तरीके को क्या कहते हैं हम? लिपि। और वो लिपि कौन सी है? हमारी देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है हमारी हिंदी की? देवनागरी लिपि। जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज को हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं वो क्या होती है? देवनागरिक लिपि। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग अपनी लिपि है। जैसे पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि, तो इसी तरीके से देवनागरिक लिपि, अपनी हिंदी की लिपि, संस्कृत की लिपि, गुजराती की लिपि, मराठी की लिपि और भाषाएं हैं जिनकी देवनागरिक लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि वह चिन्ह है जो मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? लिपि। संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरिक लिपि। संस्कृत कैसी भाषा है? नोट करिएगा, संस्कृत कैसी भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक। और हिंदी कैसी है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट योगात्मक क्या होता है? जिसमें कारक चिन्ह शब्दों के साथ में जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते। और वियोगात्मक में क्या होता है? जिसमें कारक चिन्ह अलग होते हैं। जैसे श्याम ने राम को मारा, यहाँ पे कारक चिन्ह अलग हो गए। और यहाँ पे राम रावण हाथवन, राम ने रावण को मारा या राम ने रावण का वध किया, तो इसमें कारक चिन्ह इसके साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गए। तो हिंदी में कारक चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको तो इसमें कारक चिन्ह अलग अलग होंगे और इसमें कारक चिन्ह शब्दों के साथ में जुड़े होंगे। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण का अध्ययन करेंगे तो व्याकरण क्या होती है? व्याकरण वह है जो किसी भाषा को लिखने, पढ़ने व बोलने का शुद्ध रूप का ज्ञान कराए हमें। क्या कहलाती है? व्याकरण। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप? उसकी व्याकरण। क्या पढ़ोगे? व्याकरण। और व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? जो किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने व बोलने के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं हम? व्याकरण। हमारे व्याकरण के कितने अंग है? 3 अंग। कौन कौन से हैं? व्याकरण के कितने अंग है? 3। कितने अंग है? 3। कौन कौन से? नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? जो वर्णों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए, जो वर्णों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए। क्या होता है वो? वर्ण विचार। जो शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए उसे क्या है? शब्द विचार। और जो वाक्य विचार होंगे, जो वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? वर्णमाला के। किसके? वर्णमाला के। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जैसा कि हमारा अ है और यह है, इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते, लेकिन और जो तरीका लिखने का है, व्यवस्थित तरीका, यानी कि ए स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद आ, ई, उ, तो इसी तरीके से आएंगे सभी क्रम वाइज। तो उन क्रम वाइज का अध्ययन करने के, वर्णों के व्यवस्थित समूह के अध्ययन करने को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। हमारा वर्ण क्या है? वर्ण है हमारी सबसे छोटी इकाई। लेकिन छोटी इकाई तो है, ये किस रूप का? अमौखिक रूप को हम लिखते हैं और लिखने के तरीके को ही ये है वर्ण। लिखने वाले जो शब्द, जो छोटे छोटे सबसे टुकड़े, जिसके टुकड़े ना किया जा सकते, वो वर्ण है। तो मौखिक इकाई क्या होगी? सबसे छोटी ध्वनि। मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा? हमारा वर्ण। वर्ण क्या होगा? लिखित रूप किसका? ध्वनि का। भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स।
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। जहां पर लिखित और मौखिक शब्द का प्रयोग न किया जाए वो क्या होगी? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक रूप में इकाई कौन सी होगी? ध्वनि। भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। अर्थ के आधार पर, भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो। कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? शब्द विचार और वाक्य विचार। अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? वाक्य। भाव के आधार पर सबसे बड़ी इकाई या भाव के आधार पर क्या होगी इकाई? वाक्य। क्योंकि वाक्यों का ही तो भाव निकलता है। अपना एक विचार प्रकट कर दें तो वाक्य के अनुसार ही हम अपना विचार प्रकट कर दें तो भाव क्या होगा? भाव के आधार पर क्या होगी? वाक्य। हमारी हिंदी की लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि। हिंदी कैसी लिखी जाती है? विशिष्ट योगात्मक, वियोगात्मक, जिसमें कारक चिन्ह अलग अलग होते हैं। और ही संस्कृत किस तरीके से? सृष्टि योगात्मक और इसमें शब्दों के साथ में कारक चिन्ह। व्याकरण किसे कहते हैं? जो किसी भाषा के लिखने व बोलने व पढ़ने का शुद्ध रूप का ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के कितने अंग है? तीन अंग है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और जो शुद्ध रूप यानी किसका? वर्णों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए उसे वर्ण विचार कहते हैं। जो शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? शब्द विचार। वाक्य के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? वाक्य विचार। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? वर्ण को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। और अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी क्या होगी? वाक्य। अर्थ के आधार पर दो भेद बताए, शब्द और वाक्य। तो बड़ा क्या होगा? वाक्य। और छोटा क्या होगा? शब्द। और भाव के आधार पर क्या हो गए? वाक्य। क्योंकि भाव प्रकट करना हो तो वाक्य का ही प्रयोग करोगे। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? दो। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो। तो होते हैं स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में हमारी स्वतंत्रिकाओं में रुकावट न महसूस हो, जो एकदम श्वास हमारे बाहर आ जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? स्वर। और जिनमें रुकावट उत्पन्न हो, थोड़ी रुकावट के साथ उत्पन्न यानी कि थोड़ी रुकावट के साथ श्वास बाहर आए तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके और किसी की सहायता के बिना बोले जाए। किसी की सहायता के बिना उच्चारण किया जा सके इनका। और क्या होगा? बिना रुकावट के। इनका उच्चारण कैसे होगा? बिना किसी अवरोध के। बिना किसी रुकावट या अवरोध के। तो ये क्या होंगे? स्वर क्या होंगे? उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, जिसका जो किसी की सहायता के बिना बोले जाते हो, उच्चारण बिना रुकावट या अवरोध के किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर। और व्यंजन क्या होंगे? व्यंजन वह होंगे जो स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाते हो। जो स्वर की सहायता से, जिनका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता हो? स्वर की सहायता से। उच्चारण में क्या हो? रुकावट पैदा हो, रुकावट के साथ। ठीक।
इनका उच्चारण क्या है, उच्चारण क्या होगा, रुकावट के साथ होगा और स्वर के सहायता से बोले जाएंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं 11। कितने, 11। कुल स्वर कितने होते हैं, 13। कुल स्वर कितने होते हैं, 13। शुद्ध कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। शुद्ध स्वर कितने होंगे, 10। अशुद्ध कितने होंगे, 1। ये एक कौन सा होगा, ये होगा रे, बाकी 10। और कुल स्वर कितने होंगे, 13। और स्वर कितने होते हैं, 11। और शुद्ध स्वर कितने, 10। अशुद्ध स्वर 11। कौन कौन से स्वर होते हैं, ए, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर होते हैं 11। अगर इनको मिलाया जाए तो कितने होते हैं, 13। और ये कौन से, इनको कहा क्या बोलते हैं, अयोग वाहा। योग वाहा क्या बोलते हैं इनको, अयोग वाहा। अयोग वाहा क्या होते हैं, जो किसी व्यंजन के साथ मिलकर वहन न हो उसे क्या बोलते हैं, अयोग वाहा। ये सभी व्यंजन के साथ मिलकर वहन हो जाते हैं, बोले जाते हैं, लेकिन ये कभी व्यंजन के साथ वहन नहीं होते, तो इसलिए इन्हें अयोग वाह बोलते हैं। अयोग वाह की डेफिनेशन क्या होगी, जो किसी व्यंजन के साथ न बोला जाए उसे क्या कहेंगे, अयोग वाह। कुल कितने हुए, 13। और व्यंजन कितने होते हैं, कुल 39। कितने होते हैं, 39। व्यंजन के बारे में पूरा डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं, जो बिना किसी की सहायता के बोला जाए, बिना किसी रुकावट के उसका उच्चारण किया जाए, उसे क्या कहते हैं, स्वर। और व्यंजन क्या होता है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और जिसमें बोलने में थोड़ा रुकावट सा, कंपन सा महसूस हो, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। अब आते हैं व्यंजन का उच्चारण स्थान। व्यंजन का उच्चारण कहाँ से किया जाएगा, व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है। सबसे पहले अगर आप ध्वनि या श्वास बाहर निकलता है, सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, अंदर से। जब अंदर से आएगा तो कहाँ को आएगा, कंठ से। कहाँ से आएगा, कंठ से। ये याद रखने का तरीका है, सबसे पहले श्वास कहाँ आएगा, कंठ से। तो सबसे पहले दो जो होंगे स्वर है और आ, तो ये कहाँ आएंगे, कंठ में। उसके बाद स्वर हमारा टकराएगा तालव्य से। तालव्य जो हमारी जीभ से ऊपरली तरफ का हिस्सा है मुख का, कंठ हो गया, ये जो ये हिस्सा होता है ये तालव्य बोला जाता है। क्या होता है, तालव्य। तालव्य से टकराएगा, तालव्य में कौन से होंगे, छोटे ए और बड़ी ई, ई। और इसके बाद होंगे ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ क्या होगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उह। और मूर्धन्य फिर होंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या, किसका उच्चारण होगा, रीरी का। किसका, रीरी का। किसका उच्चारण होगा, रीरी का। फिर इसके बाद इन दो से मिलकर बनेंगे कंठ प्लस तालव्य। कंठ प्लस तालव्य, क्योंकि ये ए है और ये ऐ। ए कैसे बनता है, ए प्लस ई के मेल से, और ये किसके मेल से बनेगा, ए प्लस ए के। ए का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, कंठ से। और ई का उच्चारण कहाँ से होगा, तालव्य से, इसलिए इसका कंठ और तालव्य है। फिर क्या बात आती है, कंठ और प्लस ओष्ठ। ओष्ठ, तो इसका उच्चारण यानी कि बाद में क्या आएगा, ओ और औ। इसका ये किस शब्द के मेल से बनता है, उसके स्वर के मेल से बनता है, ए और उ। और ये ए प्लस ओ। तो
ए का उच्चारण कहाँ से, कंठ से। ऊ का उच्चारण कहाँ से, ओष्ठ्य। तो इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा, कंठोष्ठ्य। क्या होगा, कंठोष्ठ्य। इसको क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ्य। इसको कंठोष्ठ्य भी बोल देते हैं। तो ये हुआ हमारे स्वर का उच्चारण, कहाँ से कौन से स्वर का उच्चारण किया जाता है। अब आते हैं स्वर के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, दो। एक तो मूल स्वर और एक संधि स्वर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार, दो, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ओ और री। जो किसी शब्द की सहायता से न बनते उन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर। जिनकी सहायता से जो वर्ण बनते हैं, जो स्वर बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल स्वर। इन्हीं की सहायता से बनते हैं। देखो ए यहाँ पे जुड़ा ई के साथ, ए बना ए ऊ, इसके साथ में ये ए के साथ में ये जुड़ा, ए के साथ में वो जुड़ा, तो इसलिए ये इसके साथ में जुड़कर सब दूसरे स्वर बनाते हैं, इसलिए क्या हुए, मूल स्वर। क्या हुए, मूल स्वर। और संधि स्वर में होंगे, एक तो होगा सजातीय और एक होगा विजातीय। कौन से होंगे, सजातीय और विजातीय। सजातीय क्या होंगे, जिनमें दोनों वर्ण या स्वर एक ही जैसे मिलकर दूसरे स्वर का दूसरे स्वर का निर्माण करेंगे। और विजातीय क्या होंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के स्वर मिलकर तीसरे स्वर का निर्माण करेंगे। संधि स्वर क्या होते हैं, जो मिलकर स्वर बने हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संधि स्वर। सजातीय क्या होंगे, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, आ। ए मिलकर क्या बनाएगा, आ। ई प्लस ई बनकर क्या बनाएगी, बड़ी ई। और ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। तो ये क्या हुए, सजातीय, जो एक ही जाति के मिलकर शब्द वर्ण बनाते हैं, एक ही जाति के स्वर मिलकर दूसरा स्वर बनाते हैं, तो कहते हैं सजातीय। और विजातीय में कौन कौन से होंगे, जो अलग अलग जातीय के होंगे, ए प्लस ए प्लस ई क्या बनाएगा, ए प्लस ए क्या बनेगा, ए प्लस ओ क्या बनेगा, ओ। और ए प्लस ओ क्या बनाएगा, औ। तो विजातीय में अलग अलग जातीय के वर्ण स्वर हुए, और इसमें क्या हुए, सजातीय में एक जातीय स्वर हुए, तो इसका निर्माण हुआ, ए प्लस ए मिलकर क्या बना, आ। ई मिलकर बड़ी ई, छोटा हो मिलकर बड़ा हो। ए ई मिलकर ए, और ए प्लस ए मिलकर आई, ए प्लस ओ मिलकर ओ, और ए ओ प्लस मिलकर औ। तो ये क्या हो गया, विजातीय। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार, दो प्रकार, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वर से मिलकर दूसरे स्वर का निर्माण किया जाता है, उसे मूल स्वर कहते हैं। ए ई ऊ और री। और इनसे फिर ये बनेगा, ए प्लस ए आ, ई प्लस ई बड़ी ई, ए ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। इस तरीके से विजातीय, जो अलग अलग जातीय के होंगे। वर्णों का उच्चारण, स्वर का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, ये इसमें बताया, कंठ से किसको, ए और आ, तालव्य से ई और बड़ी ई, ओष्ठ से छोटा ऊ बड़ा ऊ, मूर्धन्य से रीरी, कंठ प्लस तालव्य से, क्योंकि ये किससे बनकर, ए प्लस ई से, इसलिए कंठ। कंठ से ए बोलता है, क्या ई कहाँ से बोलती है, तालव्य से, कंठ प्लस तालव्य से ए और आई।
और ओ और औ, कंठ प्लस ओष्ठ्य। कंठ से क्या बोलता है ए, और ओष्ठ से क्या बोलता है ऊ। तो इसलिए जब इन दोनों का वर्णों का, इसका स्वर का जब मिलान होता है तो तब ये बनता है, तो इसलिए इसका कंठोष्ठ्य है। ये उच्चारण स्थान हुआ कहाँ से किसका होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार, मूल स्वर और संधि स्वर 2 प्रकार। उसके बाद आप किसी स्वर को बोलते हैं, स्वर को बोलते समय कितना समय लगता है, उसके बारे में। स्वर के प्रकार यानी कि काल या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। किस चीज के आधार पर, काल या मात्रा के आधार पर प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इसी को हम बोल देते हैं लघु स्वर, इसी को बोल देते हैं छोटा स्वर, इसी को एकमात्रिक, इन्हीं स्वर को भी हम मूल स्वर कह सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, दीर्घ स्वर। लघु का उल्टा क्या होता है, गुरु। छोटे का उल्टा बड़ा। एक मात्रे, द्विमात्री, मूल का संधि। तीसरा होते हैं फलूत। आज स्वर क्या होंगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे। जिनके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगे, वे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर। कौन कौन से होंगे, अभी आपने मूल स्वर पढ़ा, कौन कौन से होते हैं, ए और छोटा ई और छोटा ऊ और रे री, ये क्या होते हैं मूल स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होंगे, जिनके उच्चारण में द्विमात्रा का समय या अधिक समय लगे, ये क्या होते हैं द्विमात्रिक। जितने 7 स्वर बचे वे सारे के सारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। आ, बड़े ई, बड़ा ओ और ए, आई, ओ और औ। ये सभी क्या होते हैं, जो बाकी 7 बचे वे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में द्विमात्रा का समय लगे या अधिक समय लगे वो कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर। फलोच स्वर क्या होते हैं, जिनमें त्रिमात्रिक समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे। जिनके उच्चारण में त्रिमात्रिक समय लगे, वे क्या होते हैं, फलोच स्वर। यानी कि इसको त्रिमात्रिक भी बोल सकते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे ओम,
ये इसकी पहचान होती है। जहां पर ये लगेगा तो ये क्या होंगे, फ्लूट स्वर। जैसा कि आप कमरे में बोलते हैं और कमरे में गूंज के साथ आवाज आती है, जब गूंज के साथ आवाज आती है तो वहां पे कौन सा स्वर होता है, फ्लूट स्वर। कौन सा स्वर होता है, फ्लूट स्वर। या किसी कुएं के अंदर आप बोलोगे और वहां से एकदम गूंज के साथ आवाज आएगी, वहां क्या होता है, फ्लूट स्वर। जैसे राम, राम को आप बोलोगे तो ऐसे लिखोगे, तो जो ये पहचान है ये किसकी है, फ्लूट स्वर की। किस चीज की है, फ्लूट स्वर की। अब आते हैं, ये किसके आधार पर हुए, मात्रा के आधार पर और समय के आधार पर। कितने प्रकार होते हैं, तीन, हार्श स्वर, दीर्घ स्वर और फलूत स्वर। ज्यादातर फलूत स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हार्श स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या फिर कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं, हार्श स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में द्विमात्रा का समय लगे या अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। और ये ये याद रखना, लघु का उल्टा क्या होता है, गुरु। इंपॉर्टेंट होता है कि ये विलोम शब्द क्या होगा कि कहीं पे भी पूछ सकता है, तो एक ना एक तरीके से वर्णमाला न पढ़कर थोड़ा जो भी बताया जाए उसको नोट्स कर लेना और याद रखना। लघु का उल्टा क्या होता है, गुरु। और मूल स्वर कौन कौन से, तो ए, ई, उ और री। और बाकी साथ के साथ क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। उसके बाद आते हैं जिह्वा की मुख्य आकृति की, यानी कि जिह्वा की आकृति के अनुसार, जिह्वा की आकृति के अनुसार प्रकार। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार। जिह्वा को कितने भाग में डिवाइड कर दिया, तीन भाग में। हाँ, ये जैसे ये तीन, जिह्वा को तीन भाग में डिवाइड करा, ये ऐसे, ये हमारा कंठ के पास होगी, तो ये होगा क्या, पश्च भाग, ये होगा मध्य भाग और ये होगा अग्र भाग। तो तीन भाग होंगे, यानी कि जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार होंगे, तीन। कितने प्रकार होंगे, तीन। नंबर एक अग्र, नंबर दो मध्य और नंबर तीन पश्च। जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तीन। कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्वर याद रखना है, कौन सा, ए। कौन सा रखना है, ए। एक स्वर आपको याद रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ए, यहाँ पे रख दिया। मध्य स्वर क्या होता है, ए। ऐसे बोलोगे तो मध्य से आवाज, जीभ का देखना, जीभ का टचिंग कहाँ होगी, थोड़ा मध्य में होगी, एह। तो ये क्या होगा, मध्य स्वर। और पश्च स्वर क्या होते हैं, तीसरे नंबर पर पश्च स्वर है, तो इसलिए जो तीन के तरीके से बने हुए हैं वे सारे के सारे क्या होंगे, इसके अंदर आएंगे। और बाकी जो बचे वो कौन से होते हैं, अग्र स्वर। याद रखने का तरीका, सबसे बस एक याद रखना है हमें, कौन सा, मध्य स्वर क्या होता है, ए। क्या होता है, ए। और बाकी पद स्वर तीसरे नंबर पे है, तो तीन का प्रयोग कर कर, छोटा हो, बड़ा हो, ओ और औ और आ, जिसमें तीन की संख्या बनती हो, तो वे सारे के सारे कहाँ पे होंगे, पद स्वर में। बाकी जितने बचे वो क्या होंगे, अग्र स्वर में। कहाँ होंगे, अग्र स्वर में। इसके बाद आता है उच्चारण स्थान, मुख की आकृति के आधार पर, मुख के आधार पर। आप लोग मुख के आधार पर, यानी कि उसको जब बोलते हो थोड़ा ओपनली या थोड़ा बंद कर लेते हो मुंह को, उसके आधार पर कितने प्रकार होते हैं, चार। कितने प्रकार होते हैं, चार। नंबर एक विवर्त,
जब आप बोलते हो तो एक मतलब लगभग मुंह खुला हुआ सा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, विवर्त, यानी कि खुला मुंह। क्या बोलेंगे, खुला मुंह, ओपन। दूसरा होता है इसी का विलोम क्या होगा, संवर्त। संवर्त क्या होगा, संवर्त, यानी कि लगभग बंद मुंह, यानी कि क्लोज। ये क्या होगा, लगभग बंद मुंह। संवर्त क्या होता है, विवर्त का विलोम। संवर्त क्या होता है, विवर्त का विलोम। और ये क्या होता है, लगभग इसमें मुंह बंद। नंबर 3, अर्ध विवर्त। अर्ध विवर्त यानी कि आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ मुख। चौथे नंबर पे आएगा अर्ध संवर्त, यानी कि आधा बंद मुख। विवर्त क्या होता है, जिसमें हमारा जब बोलते हैं हम मुख पूरी तरीके से खुला हुआ। और संवर्त क्या होगा, जिसमें लगभग मुख बंद हो जाए, तो वो क्या होता है, संवर्त। अर्ध विवर्त क्या होगा, जिसमें आधा मुख खुला हुआ होगा। और अर्ध संवर्त क्या होगा, जिसमें आधा मुख बंद होगा। विवर्त क्या होंगे, आह, जब आप बोलोगे आह, तो जो आ होगा वो क्या होगा, विवर्त। क्या होगा, विवर्त। और आ कैसे बनता है, ए जमा ए, क्या बनेगा, आ। तो ये किस क्या हुआ, इसका आधा हुआ, यानी कि इसका आधा हुआ, तो वो क्या आ जाएगा, अर्ध विवर्त में, यानी कि आधा खुला हुआ ओपन होगा मुंह, आ। और अर्धविवर्त, संवर्त। संवर्त कौन कौन से होंगे, ई, ई, उ, उ, उ। ये क्या होंगे, संवर्त। क्या होंगे, संवर्त। अर्धमुख खुला हुआ होगा जिसमें, वो कौन सा होगा, ए। और ए के साथ में ये कहां से बनेंगे, ये ए जमा ए, और ये ए जमा ओ। तो ये क्या होंगे, अर्ध विवर्त। क्या होंगे, अर्ध विवर्त। इनमें क्या होगा, लगभग आधा मुख खुला हुआ होगा। अब आती है बात अर्ध संवर्त। अर्ध संवर्त कौन कौन से होते हैं, ए और ओ। इसके अंतर्गत एक और आता है, वो होता है आ, चंद्र बिंदु वाला। ये स्वर कौन सा होता है, आगत। ये क्या होते हैं, आगत। इसको क्या बोलते हैं, आगत स्वर, यानी कि विदेश से आया हुआ शब्द। ये होता है अर्धचंद्र बिंदु। ये जिसमें बिंदु न लगा हुआ था, ये होता है अर्धचंद्र बिंदु। क्या होता है, अर्धचंद्र बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, ग्रहित स्वर, यानी कि विदेश से ग्रहण किया हुआ स्वर, ग्रहित स्वर, या फिर आगत स्वर, या फिर विदेशी शब्द। ठीक है, इसको इतने नाम से जाना जाता है, विदेशी शब्द, आगत शब्द, या फिर ग्रहित शब्द। क्या होता है, अर्धचंद्र बिंदु वाला। बाकी विवर्त कौन सा होता है, आ। संवर्त क्या होता है, ई, उ, उ। और अर्धविवर्त क्या होंगे, ए और ओ और और इसके बाद अर्ध संवर्त क्या होगा, ए और ओ। इसके बाद आते हैं होठ के आकार आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, दो। कौन कौन से, दो। एक में तो मुख पूरी तरीके से गोल हो जाएगा, और एक में गोल नहीं होगा। तो यानी कि गोल होगा जिसमें वर्त को क्या होता है, वर्तमुखी गोल, यानी कि वर्त कैसा होता है, गोल वर्तमुखी। नंबर 2, अवर्तमुखी। अवर्तमुखी जिसमें पूरी तरीके से गोल नहीं हो, वो क्या होता है, अवर्तमुखी।
और गोल कौन से होते हैं? उ, उ, ओ, औ, उ, ओ, औ। इनमें मुख क्या होता है, पूरी की तरीके से गोल हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, ऊ, ओ, औ, तो ऐसे तरीके से गोल हो जाता है पूरी तरीके से, होठ वगैरह। तो ये क्या होते हैं, वर्तमुखी, और इसमें ये भी आता है, और बाकी जो बचे वो सब इसके अंदर। वर्तमुखी में मुख गोल सा हो जाए जिसमें, तो बोलते हैं ऊ, ओ, औ। चंद्र बिंदु नहीं होगा इसके अंदर, अर्ध चंद्र बिंदु होगा। तो अवर्तमुखी क्या होंगे, ए, आ, ई, री और ए, आई। तो औष्ठ के आधार पर जिसमें होठ पूरी तरीके से गोल हो जाए और जिसमें गोल ना हो, आड़ा टेढ़ा सा रह जाए, तो वे क्या होते हैं, औष्ठ के आधार पर दो प्रकार, वर्तमुखी और आवर्तमुखी। मुख के आकृति के आधार पर क्या होते हैं, चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विवर्त, संवर्त, अर्धविवर्त और अर्ध संवर्त। विवर्त क्या होता है, आ, जिसमें पूरी तरह से मुख खोला हुआ होता है। संवर्त क्या होता है, लगभग मुख बंद होता है, क्लोज होता है, ई, उ। और अर्धविवर्त क्या होता है, आधा हुआ खुला हुआ मुख रहता है, लगभग आधा खुला आधा बंद, ए, ओ। और ये होता है अर्ध संवर्त, आधा मुख मुख क्या होता है, बंद होता है, ए और ओ। इसके बाद आते हैं हमारी श्वास जो निकलता है मुख से, नाक से, उसके आधार पर। हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के प्रकार नोट कर लेना है। जो मैं लिखवा रहा हूँ इनको नोट करते चलना साथ के साथ। ये कितने, दो। एक तो आता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, जिसमें निर मतलब निर ना निकले, किससे, नाक से हवा न निकले, उसको क्या कहते हैं, निर्नुनासिक। ए, आ, ई, उ, ये सारे के सारे स्वर क्या होते हैं, निर्नुनासिक। क्या होते हैं, निर्नुनासिक। एक होता है अनुनासिक, जिनमें कुछ ध्वनि मुख से निकले और कुछ ध्वनि नाक से निकले हुए क्या होते हैं, अनुनासिक। जैसे चंद्र बिंदु होता है हमारा, क्या होता है, चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है इसके ऊपर, और ये इस तरीके से लगे हुए होंगे, तो ये क्या होंगे, ये होंगे अनुनासिक। क्या बोलेंगे, अनुनासिक, जिसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ होगा। यानी कि इसमें कुछ हद तक मुख से ज्यादा निकलती है और नाक से कम, तो वे क्या होते हैं, अनुनासिक। ये कितने, हवा मुख आकृति के आधार पर दो, निर्नुनासिक और अनुनासिक। एक होता है अनुस्वार। क्या होता है, अनुस्वार। इसमें और इसमें अंतर करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अनुस्वार क्या होता है, जिसमें मुख से तो कम, मुख से कम और नाक से ज्यादा हवा निकले। क्या होती है, मुख से कम निकलती है और नाक से ज्यादा हवा निकलती है, तो वे होते हैं अनुस्वार। जैसे ये तो इनमें नाक से ज्यादा निकलेगा और मुख से कम, और इसमें अनुस्वार में क्या होगा, नाक से कम और मुख से ज्यादा निकलेगी, दोनों से हवा, और इसमें भी दोनों से निकलेगी, लेकिन कम यहाँ पे नाक में होगी और यहाँ पे मुख में होगी, और यहाँ पे नाक में नहीं होगी। उसमें क्या से निकलेगी, मुख से निकलेगी।
हमारे जो सभी स्वर हैं, स्वर सभी क्या होंगे, सघोष। सभी स्वर को क्या होंगे, सघोष, यानी कि घोष। स्वर कैसे होंगे, घोष। एक जब व्यंजन आएंगे उसमें पढ़ेंगे, अर्धस्वर होते हैं यह और वह। यह और वह अर्धस्वर कौन से होते हैं, यह और वह, अर्धस्वर। ये होते हैं यह और वह। जब हम बोलते हैं, जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वतंत्रिका में कंपन होता है, कुछ रुकावट के साथ होता है, कुछ डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन स्वतंत्रिका में कंपन के साथ बोली जाती है, तो वे होते हैं घोष। और ये सभी स्वर कैसे होते हैं हमारे, घोष। ये कैसा हमारा है, अर्धचंद्र बिंदु। और ये कहाँ से आया है, विदेश से। ये इंग्लिश शब्द माना जाता है, इंग्लिश। और इसका, इसे क्या बोलते हैं, ग्रहित स्वर। ये आपका आज टॉपिक स्वर पूरा हुआ। स्वर के बारे में आई पढ़, क्या क्या पढ़ा आज हमने। हिंदी की क्या है, हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, क्योंकि क्या है, वियोगात्मक या फिर वियोगात्मक या विश्लिष्टात्मक। और संस्कृत की भी लिपि क्या है, यही। और इसको संस्कृत को क्या बोलते हैं, सलिष्टात्मक, सलिष्ट योगात्मक, सलिष्ट योगात्मक, जिसमें कारक चिन्ह शब्दों के साथ न मिले हो सलिष्ट होता, शब्दों के साथ मिले हुए हो तो होता है सलिष्ट योगात्मक, जिसमें ना मिले हो वियोगात्मक। और व्याकरण क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, व्याकरण। फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्याकरण क्या होती है, जिन शब्दों के शुद्ध रूप का, यानी कि लिखने बोलने पढ़ने का शुद्ध रूप का ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। और क्या होता है, इसके कितने अंग, तीन अंग। तीन अंग कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कौन कौन से, शब्द विचार, वाक्य विचार और वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है, वर्णों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए, जो शुद्ध रूप का, किसके, वर्णों के, कहीं का वर्णों के शुद्ध रूप का ज्ञान किसा के, वर्ण विचार। नंबर 2 शब्द विचार क्या होते हैं, जो शब्दों के शुद्ध रूप का विचार, यानी कि शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए से शब्द विचार। और वाक्य विचार, जो वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए, वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार में वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला, यानी कि वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को, किसको, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन से, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में कोई रुकावट ना पैदा हो, जो किसी की सहायता से नहीं बोला जाए, उसे स्वर कहते हैं। जो व्यंजन क्या होता है, जिसमें रुकावट के साथ बोले जाए, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये कितने होते हैं, 39। और ये कुल कितने होते हैं, 13। और वैसे स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर का उच्चारण स्थान, कंठ, कंठ से क्या अंश है, ए और आ। फिर क्या होता है, तालव्य, तालव्य से कौन कौन से, ई और बड़ी ई। और फिर ओष्ठ है, ओष्ठ से कौन कौन से, ओ और औ। और मूर्धन्य से रीरी। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस तालव्य से कौन किस किस का उच्चारण होता है, ए और ऐ। और कंठ प्लस ओष्ठ है, ये किसका, ओ और औ, किसे क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। ये तो हुए उच्चारण स्थान, कहाँ से इनका उच्चारण किया जाता है। अब प्रकार, किस चीज के
तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने बताए? व्युत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार बताए, एक तो मूल स्वर और एक बताया हमने संधि स्वर। संधि स्वर, मूल स्वर कौन कौन से? ए, ई, उ और री। ए, ई और री। बाकी जो बचे संधि स्वर के अंदर है, संधि स्वर में सजातीय और विजातीय। सजातीय कौन कौन से? आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये क्या हुए? सजातीय। और बाकी जो बचे हुए विजातीय, यानी कि ए, आई, ओ, औ, ये क्या हुए? विजातीय। यानी कि ए प्लस ए क्या होगा? आ, ई प्लस ई, बड़ी ई, यानी कि एक जातीय हुआ। और ये अलग अलग हुए, ए प्लस ई क्या होगा? ए। तो इसलिए क्या हुए? अलग अलग जातियाँ होंगे। तो ये विजातीय होंगे, सजातीय, विजातीय, मूल स्वर। और इसके बाद मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार बताए? 3 मात्रा या समय के आधार पर। कौन सा? हास्र स्वर, आशु स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 फलूत स्वर। हास्र स्वर जिसमें एक मात्रा का बोलने में समय लगता हो, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का, और फलूत स्वर जिसमें गूंज के साथ बोला जाता हो, वो क्या होता है? फलूत स्वर। ये हास्य स्वर के अंश से मूल स्वर जितने होंगे वे हास्य स्वर होंगे। और बाकी 7 बचे हुए क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। फिर उसके बाद बताया है जिह्वा के आधार पर। जीव के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 अग्र, जीव के 3 भाग के, अग्र भाग, नंबर 2 मध्य भाग, नंबर 3 पश्च भाग। अग्र भाग में क्या होगा? अग्र भाग में जो मतलब मध्य को याद रखना है सबसे पहले। ए क्या है? मध्य। और इसके बाद आ, उ, ओ, औ। जो मतलब 3 का बना हुआ है, तीसरे नंबर पर पश्च होता है, तीसरे नंबर पर जिसमें 3 बने हुए होते हैं वे सारे यहाँ पर, बाकी यहाँ पे। ये किस आकृति के अनुसार हुए? जीव के आकृति के अनुसार। मुख्य आकृति के आधार पर कितने बताए? 4, विवर्त, संवर्त और अर्धसंवर्त और अर्धविवर्त। और फिर उसके बाद बताए ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए ओष्ठ के आधार पर। दोनों प्रकार कौन कौन से होते हैं? वर्ताकार और अवर्ताकार। जिसमें गोल मुख हो जाए वे वर्ताकार, जैसे कि उ, उ और ओ और औ। और उसके बाद जो बाकी बचे हुए कैसे होते हैं? अवर्ताकार। उसके बाद बताए मुख से हवा निकलने के या नाक से हवा निकलने के आधार पर कितने प्रकार? 2, निर्नुनासिक और अनुनासिक। उसके बाद आते हैं कैसा है? अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जिसमें नाक से ज़्यादा हवा निकलती है और मुख से कम। और निर्नुनासिक क्या होते हैं? जिनमें मुख से हवा निकलती है। और अनुनासिक क्या होता है? जिनसे मुख से और नाक से दोनों से हवा निकलती है, लेकिन मुख से ज़्यादा और नाक से कम। सभी स्वर कैसे हैं हमारे? सभी स्वर कैसे हैं हमारे? घोष। सभी स्वर कैसे हैं हमारे? घोष। आज हमने स्वर का अध्ययन किया, कल हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।